जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 26 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई प्लीज, और पहले से अगर इस चैनल में है तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि रोज का डेली का करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सवेरे 6 बजे ये आ जाता है, दिन भर प्लेलिस्ट में जो है वो रखाया रहता है। तो आप इसको किसी भी टाइम, जिस टाइम आपका करंट अफेयर पढ़ने का शेड्यूल होगा उस टाइम में आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है अपने सपनों पर विश्वास करो और उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करो। मेरे प्रिय साथियों, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। तो जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है तो कई शोध के बाद पता चला होगा, आप इसके बारे में सर्च जरूर करिएगा। और जब हम कोई बेहतर चीज सोचेंगे, अच्छी चीजों का सपना करेंगे, तो हमारे साथ जो सुपर नेचुरल पावर है वो क्या करेगा, उस चीज को बिल्ड करने का काम करेगा। इसलिए अपने काम के लिए जो है डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और आप सफल जरूर होंगे। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी जी को नियुक्त किया गया है। लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर जरूर दिया करिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में डेली आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिससे कि आपके पास भी एक बंच ऑफ कंटेंट हो। ठीक है, चलिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो किसने की है, तो अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो है यदुबीर सिंह जी। यदुबीर सिंह जी जो है वो 38वीं बैठक की अध्यक्षता की है। लास्ट टाइम अगर हम बात करें 37वां बैठक कब हुआ था, तो जून के आसपास हुआ था, जून में हुआ था। और 3 साल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जून में जो है आपका 37वें क्रम की बैठक हुई थी 2024 में ना, 2024 जून में। क्लियर, चलो चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैं आप सभी को एक चीज पूछना चाहूंगा कि कभी ना कभी आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के समय में ये वर्ड जरूर सुना होगा, IVS मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर हम कहें कि भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे या कहा जा सकता है पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम जी को कहा जाता है, जो कि 1861 में ब्रिटिश भारत के समय में पुरातत्व विभाग का निर्माण किया था इन्होंने। भारत में 1945 में पुरातत्व विभाग का गठन हुआ और फिर उसके बाद चीजें खोजी, मतलब जो जगह है, मतलब कि जो पुरातत्व क्षेत्र है उनको खोजा गया और उनका संरक्षण करती है। ये एकमात्र संस्था है जो पुरातत्व विभाग का जितने भी हमारे प्राकृतिक मतलब आपका हिस्टोरिकल प्लेस है उसका क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अगर हम बात करें तो 1921 में, सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी, तो हड़प्पा, है ना, आधाड़ा भी है, हड़प्पा ऐसे लिखा जाता है, हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजी गई। वैसे ही भारत में बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र हैं जो कि एक त्रिकोणीय क्षेत्र में विस्तृत रहे भारत में, जिसमें आपका धौलावीरा है, लोथल है जो कि गुजरात में स्थित है, कालीबंगान है जो कि आपका राजस्थान में स्थित है, राखीगढ़ी है हरियाणा में। तो इस प्रकार से ये हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है, यदुबीर सिंह जी। और मैंने बताया कि पुरातत्व विरासत अध्ययन संस्कृति संरक्षण के क्षेत्र में ये काम करती है कौन, तो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि हमारे भारत देश के जितने भी प्राकृतिक आपका पौराणिक जगह है उनका क्या करती है, पूरे देश में उसका संरक्षण करती है। ठीक है, उसको संभाल के रखती है, उसको संजो के रखती है। क्लियर, चलो। विजडन क्रिकेट अल्मनैक 2024 के अनुसार किस भारतीय खिलाड़ी हो गए, किस भारतीय खिलाड़ी हो गए, यहाँ पर खिलाड़ी को, यहाँ पर खिलाड़ी लिख लीजिएगा, विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला खिलाड़ियों के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी को
वैश्विक स्तर पे है तो भारतीय खिलाड़ी पहले हो गया, सेंटेंस प्रॉपर बनेगा। विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला खिलाड़ियों के रूप में नामित किया गया है। तो इनका नाम है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। अगर हम जसप्रीत बुमराह जी की बात करें तो ये कंसिस्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सर गारफील्ड सॉरबस पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन चुके हैं ये। 2024 में 15 रन से कम औसत के साथ 71 विकेट लिया था इन्होंने। 2024 में उन्हें 200वां टेस्ट विकेट लिया था। 20 रन से कम औसत में 200वां टेस्ट विकेट लिया था इन्होंने। स्मृति मंधाना वो कॉर्नर में दिखाई दे रही है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं जो कि आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर रह चुकी हैं। ठीक है, ओडीआई शतक इनके 4 हैं और बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। ठीक है, अभी आप इनको आईपीएल में देखते होंगे। तो विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक जो है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक को दुनिया में क्रिकेट का सबसे प्रामाणिक रिकॉर्ड माना जाता है। 1864 में जो है ये प्रकाशित हुआ था, लंदन इंग्लैंड में ये प्रकाशित होता है, वहीं इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलो हाल ही में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल मतलब कि समुद्र में स्थित, समुद्र के किनारे स्थित एक टर्मिनल होता है, टर्मिनल या स्टेशन भी कहा जा सकता है इसे। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है? तो जहाजरानी मंत्रालय के प्रमुख मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका उद्घाटन किया है। और इन्होंने टारगेट किए हुए हैं कि 100 से अधिक या 100 के आसपास जो है हमें टर्मिनल्स बनाने हैं, जिससे आवागमन अच्छा हो, समुद्री क्षेत्र में पर्यटन का जो है बढ़ावा मिल सके। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है ये, कौन सा? तो आपका जिसकी मैंने बात करी, मुंबई महाराष्ट्र का मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। और प्रतिदिन यहाँ 10,000 यात्री आते हैं, साल में जो है 10 लाख यात्री। 4.15 लाख वर्ग फीट का है मुंबई पोर्ट का बेलार्ड पियर स्थान है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो इसका उद्घाटन हो गया है। और मैं जो कहा, मैंने बताया आपको कि ये क्यों ज़रूरी है, तो पर्यटन को बढ़ाने के लिए। और अन्य टर्मिनल की बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में है, मोरुमुगांव गोवा में है, कोचीन केरल में, नया मैंगलोर कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और ये चरण तीन चरणों में ये लागू होगा। 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2025, 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2027, 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2029 तक टारगेट रखा गया है। स्टार्ट कब से किया है? तो स्टार्ट कब से किया गया है? तो 1 अक्टूबर 2024 से। और किसने स्टार्ट किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसको एक्सप्रेस नाम दिया गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने आई एम सर्कुलर नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है, जो भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था में मानवचार को उजागर करेगा? प्रश्न पेचीदा है लेकिन आसान, सिंपल सा है। हमारे इर्द गिर्द होने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां या आर्थिक गतिविधियां जिसे कहा जा सकता है, उसको सुसज्जित बनाने के लिए या उसको प्रॉपर सीक्वेंस के साथ या अच्छी तरह से उसको हेल्दी बनाने के लिए ये पुस्तक है, जिसका नाम क्या है? तो आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? विमोचन किया गया है इसका। जिसमें मैंने बताया कि इसका सिंपल सा जो है फंडामेंटल है कि भारत की 30 शीर्ष सर्कुलर इनोवेशन को पहलों को दिखाना, टेक्नोलॉजी के जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। आसपास जितने हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं कि आसपास जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सके, इकोनॉमी को स्मार्ट बनाना, स्केलेबल और पर्यावरण हितैषी तरीकों से लागू करना। सारी चीज़ें जो है वो जैसे हम डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उन डेवलपमेंट में हम बेहतर से बेहतर क्या कर सकें, तो तैयारी कर सकें, है ना, और उसका एग्जीक्यूशन कर सकें, उसको बना सकें, है ना। चले, जैसे आप देख सकते हैं, डिज़ाइन टू लास्ट, लंबे समय तक टिकने वाले उत्पाद का डिज़ाइन करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य के समाधान करना, वर्क विथ नेचर, यूज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस, साइकिलिंग और पुराने संसाधनों को बेहतर, कैसे हम पुराने संसाधनों को रिसाइकल कर सकते हैं, जो आसपास के जो प्लास्टिक कचरे हैं उसको कैसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, उस सभी चीज़ों का प्रावधान इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, चले आगे।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए 2025-26 के राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेल उन्मूलन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? खसरा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें बुखार आता है और जो है शरीर में रैशेस पड़ जाते हैं। इसको 100% टीकाकरण से कवरेज सुनिश्चित कराना, और बच्चों को इससे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, तो उन बच्चों को पहले से टीकाकरण के माध्यम से इससे प्रोटेक्ट करना, है ना। जैसे मैंने बताया, वायरस फैलने वाला एक तेजी से फैलने वाला वायु जनित रोग है खसरा। सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर करता है। बुखार, खांसी, लाल चकत्ते बन जाते हैं, जो मैं बताया, रैशेस हो जाते हैं। गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो जाती है। टीकाकरण से पूरी तरह से इसको रोका जाना है, ठीक है। तो मुख्य रूप से देखा जा सकता है कि इसको खत्म करने के लिए ये टारगेट रखा गया है, शून्य करना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो 1978 में इसको शुरू किया गया था टीकाकरण का कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। हाल ही में पहलगाम में हमला हुआ। ये हमला हुआ तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति 5 सूत्रीय रणनीति कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को कूटनीति रूप से अलग थलग करना, ये हमारा कार्य है। पाकिस्तान से जो है नाता पूरी तरह से तोड़ने का फैसला लिया गया है। हफ्ते भर में जितने भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं, जितने भी समझौते हुए हैं, उन सभी को जो है ख़त्म करने का प्लान कर दिया गया है, और हम जो है किसी भी प्रकार से इसके साथ कनेक्टिविटी नहीं रखेंगे। इस प्रकार से कैबिनेट ने इसको मुख्य रूप से फॉलो करने का प्रयास किया गया है। जैसे आप देख सकते हो, रणनीतिक कार्य योजना जो है, सिंधु जल संधि का निलंब मतलब बंद करना। 1960 में समझौता हुआ था, लेकिन अब इसका समर्थन नहीं करेगा भारत। अटारी और वाघा सीमा बंद करना। एक अटारी स्टेशन है जहां से जो है आपका पाकिस्तान में एंटर किया जाता है, वहां ट्रेन चलती है, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं हो सकती, कोई व्यापार नहीं करना है, किसी भी प्रकार से कोई खरीदी बिक्री बंद हो जाएगा। उसके बाद वीज़ा छूट योजना, जितने भी लोग यहाँ वीज़ा से रह रहे हैं सबको टाटा बाय बाय, 1 हफ्ते में सब छोड़ के जाओ, है ना। 48 घंटे में देश छोड़ना है। 48 दिन भी नहीं, 48 घंटे में छोड़ना है। पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को निष्कासन, जितने भी सैन्य सलाहकार हैं उनको जो है बाइकआउट कर दिया गया है। राजनयिक उपस्थिति में कटौती। 2 उच्चायोग, जैसे कर्मचारी उच्चायोग थे जिसमें 55 सदस्य थे, अब 30 कर दिया गया है, और 1 मई तक के जो है वो क्या कर दो, आप भारत को छोड़ दो। ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, PDF इसका मिल जाएगा। तो ये फैसला भारत सरकार ने लिया और अच्छा फैसला लिया है, ठीक है। सरकार, हमारा देश जो है जिस निर्णय पे काम करना चाहता है वो निर्णय बिल्कुल सही और आपका संप्रभु होगा। अपना निर्णय हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना हमारा प्रियम्बल, हमारे संविधान का, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना, इसको जो है हम अपने आप से निर्णय करने की फैसले को प्रदर्शित करते हैं। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। व्यापार तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के कारण 6.2% बताया है IMF ने भारत की स्थिति, व्यापारिक स्थिति। खादी और ग्राम उद्योग जो है उसके द्वारा 1.7 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है, बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। नोजल डाइवर्जेंट नाम का जो है ये क्या है आपका क्या नाम है, स्वदेशी रूप से विकसित किया हुआ तकनीक है, जिससे कि रॉकेट या PSLV रॉकेट को जो है प्रक्षेपित किया जाता है, उसमें सस्ता पड़ता है ये हमें, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा स्टार्टअप के नेतृत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन साधन समाधान चालू किया गया है। उपग्रह आधारित टोल प्रणाली के द्वारा अब सबको को क्या कर लिया जाएगा, नेविगेट कर लिया जाएगा, और जितनी यात्रा वो करेगा उतनी यात्रा में जो है उसको पेमेंट करना पड़ेगा टोल का, ठीक है। अब टोल प्लाजा वगैरह नहीं बनेंगे, खर्चा बचेगा, ठीक है, समय भी बचेगा। 12% हो गया है क्या आपका इस्पात उद्योग के लिए अस्थायी सेफगार्ड ड्यूटी लग गई है इसमें, कि इस्पात जो है वो अपने सही रेट पे ही जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्थान पर आतंकवादी हमला हुआ है? एकदम सिंपल सा आंसर है, सब कोई के मोबाइल में चल रहा है, बताओ कहाँ हुआ है। तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है, मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।